हमारे भारत की ना सबसे बड़ी वीकनेस है और हमारे भारत की ही नहीं, एक्चुअली ये ह्यूमन वीकनेस है। ठीक है, एक इंसान की वीकनेस है कि उसे कुछ भी अगर सस्ते में दिखता है तो वो झट से खरीद लेता है और खरीदने के बाद देखता है कि एक्चुअली वो चीज काम की नहीं। और ये सेम वीकनेस बिग बाजार को बहुत अच्छे से पता थी और इसीलिए उनकी टैगलाइन भी यही थी कि इससे सस्ता और कहीं नहीं। कुछ टाइम पहले तक न्यूज़पेपर में बिग बाजार के एड्स भी देखते थे और हम सब बचपन में अपने या बचपन में जवानी में कभी भी बिग बाजार गए तो जरूर होंगे, गए भी नहीं होंगे तो हमने नाम तो जरूर ही सुना है बिग बाजार का। तो ऐसा क्या हुआ कि इतनी जाने मानी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या स्टोर कुछ भी बोल लो, उसके बारे में आजकल सुनने को ही नहीं मिलता। और इतनी क्या मजबूरी हो गई बिग बाजार की कि उसे अपने कुछ स्टोर्स रिलायंस को बेचने पड़े। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं इस वीडियो में और बने रहिए। क्या न्यूज़ रिपोर्टर बने रहिए। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर देख रहे हो तो इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस पे फोकस करने वाले हैं। तो पहला है व्हाई बिग बाजार बिकेम सच अ बिग कंपनी। सेकंड है कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इतने लॉसेस में कैसे है और अब खत्म सी कैसे हो गई। थर्ड है व्हाट लेसन्स वी शुड टेक एज अ एंटरप्रेन्योर या एज अ बिजनेसमैन, कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस केस स्टडी से हम क्या सीख पाएंगे। तो यह है थर्ड पॉइंट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ बिग बाजार बिकेम सच अ बिग कंपनी। तो लेट्स स्टार्ट विद किशोर बियानी, जो इसके फाउंडर हैं, जो इसके ओनर हैं बिग बाजार के। सो ही कम्स फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड एंड उनका क्लोथिंग का बिजनेस था एंड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज फैमिलीज लेगेसी। जो भी बिजनेस में लेगेसी बनाई थी उनकी फैमिली ने, तो उससे इंस्पायर्ड थे एंड बिकॉज ऑफ द सेम रीजन उनको बचपन से ही बिजनेस में काफी इंटरेस्ट भी था। 1997 में पैंटालून्स को एक सक्सेसफुल फैशन एंड रिटेल स्टोर बनाने के बाद उनका कॉन्फिडेंस काफी ऊपर हो गया था, क्योंकि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था वो। एंड बिकॉज ऑफ द सेम रीजन 2001 में उन्होंने बिग बाजार स्टार्ट किया। तो बिग बाजार का जो मेन मॉडल था, जो मेन स्ट्रैटेजी थी, दैट वाज इंस्पायर्ड बाय श्रवणा स्टोर्स, जो कि उस टाइम पे इंडिया के बहुत एक लीडिंग स्टोर्स में से एक था। तो जो पहला स्टोर था वो कोलकाता में ओपन हुआ एंड विद इन अ ईयर इतना एक्सपेंशन हो गया था कि 50 और स्टोर खुल गए थे नेशन वाइड। तो बिग बाजार इतनी जल्दी इतना फेमस कैसे हो रहा था? क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट ले लो, तुम इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, टॉयज ले लो, फैशन, ज्वेलरी, क्लोथिंग, मतलब कुछ भी ले लो, वो सब अंडर द सेम छत, अंडर द सेम रूफ था अवेलेबल। द प्रिंसिपल ऑफ द कंपनी वाज लो मार्जिन एंड हाई टर्नओवर। इसी वजह से उनको बिग बाजार में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स भी देखने को मिल जाते थे। तो बात है रेवेन्यू मॉडल पे बिग बाजार के, कि उनका पैसा कहाँ से बनता था। बेसिकली दैट्स इंपॉर्टेंट टू नो। तो सबसे पहली चीज़ आती है रेवेन्यू सिस्टम में, बल्क परचेसेस। तो वो मैन्युफैक्चरर से थोड़े कम पैसे में चीज़ें खरीदते थे एंड उसमें थोड़े से मार्जिन ऐड करके कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को बेचते थे। सेकंड चीज थी प्रोडक्ट बंडलिंग। तो जो स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स होते थे उनको फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स के साथ बंडल किया जाता था, जिससे स्टॉक जल्दी से जल्दी खाली हो सके, चीजें जल्दी से जल्दी बिक सके। सो दैट वाज फैबुलस। थर्ड था मैन्युफैक्चरर्स बंडलिंग। तो ऐसा बहुत बार होता है कि मैन्युफैक्चरर कोई चीज थोड़ा सा ओवर प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बिग बाजार डिस्काउंटेड प्राइस में उन्हें और डिस्काउंटेड प्राइसेस में खरीदता था एंड उसको सेम मार्जिन पे, सेम एडेड मार्जिन पे या सेम सेलिंग प्राइस पे बेचता था। तो इससे उनका जो प्रॉफिट वाला जो गैप है, जो स्प्रेड है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट है लेवरेजिंग प्रोडक्ट्स। तो बिग बाजार अच्छे से एनालाइज करता था, स्ट्रैटेजाइज करता था बिफोर प्लेसिंग एनी प्रोडक्ट इनटू द शेल्फ या कहीं भी किसी भी जगह पे रख रहे हैं। वो चीज़ें एनालाइज करते थे कि कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कौन सा नहीं बिक रहा है, किसको कहाँ रखना चाहिए, कहाँ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये सब प्रॉपर एनालिसिस होता था एंड ये भी यार उस जमाने के लिए मेरे को तो काफी अच्छी चीज लगी। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्या यूनिक किया बिग बाजार ने कि एकदम से इतना फेमस हुआ, इतना ज्यादा एक्सपेंशन हुआ, इतना ज्यादा बड़ा बिजनेस बना। सो द फर्स्ट पॉइंट इज हाइपर मार्केट इंट्रोडक्शन। तो इन लोगों ने फर्स्ट टाइम हाइपर मार्केट को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। हाइपर मार्केट इज समथिंग जहाँ पे मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर भी है तुम्हारा, सुपर मार्केट भी है तुम्हारा, मतलब सब चीज एक ही जगह पे तुम्हें मिल जा रही है। तो उससे क्या होता था, कंज्यूमर को बहुत कन्वीनियंस होता था एंड कन्वीनियंटली वो चीज़ें खरीद पाते थे कि तुम्हें अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ रहा है। फॉर सम प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग दुकानों पे नहीं जाना पड़ रहा है बेसिकली। सेकंड पॉइंट था कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग। तो बिग बाजार ने अच्छे से एनालाइज किया हुआ था कि कौन से डेमोग्राफी, मतलब कौन से बेसिकली जोग्राफिकल एरिया में कौन सी चीज़ें बिक रही हैं एंड कौन से स्टेटस के लोग, स्टेटस लाइक मतलब जैसे मैं मिडिल क्लास या लोअर क्लास, या कौन से स्टेटस वाले लोग कौन सी चीज़ें खरीद रहे हैं ज़्यादा। तो उन सब डेटा को अच्छे से एनालाइज करके वो वहीं पे वैसे ही प्रोडक्ट्स बेचे करते थे। थर्ड पॉइंट था वैल्यू प्रपोजिशन, जो हम देख चुके हैं, क्योंकि चीज़ें वो बल्क में खरीदते थे जिसकी वजह से अनबीटेबल प्राइसेस पे उन्हें बेचा जाता था, जो कि नॉर्मल दुकानों पे लाइक ऑब्वियसली महंगा बिकेगा यार, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा बल्क में खरीदते थे, सस्ता मिलता था तो सस्ता बेचते थे एंड मार्जिन वही उतना ही
जितना मतलब जितने में वो प्रॉफिटेबल हो सके। फोर्थ पॉइंट था इनोवेटिव मार्केटिंग। तो जो उनके कैंपेन्स होते थे उनके नाम कुछ ऐसे रखे जाते थे लाइक सबसे सस्ता दिन या वेडनेसडे बाजार। तो एक इंसान में चुल हो जाती है कि जाके देखे तो सही कि बोलना क्या चाह रहे हैं, सबसे सस्ता दिन क्या चीज़ कितने में मिलेगी। तो ऐसे कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू उन्होंने अपनी मार्केटिंग करी। जो अब स्विगी और ये जोमेटो वगैरह करते हैं तो तुम्हें नोटिफिकेशन आती है भुवन आज पेट में गुड़गुड़ हो रही है या कुछ भी रैंडम स्टफ। फिफ्थ पॉइंट है कम्युनिटी एंगेजमेंट। एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट से मतलब है कि मतलब एनवायरनमेंट के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसे कैंपेन्स करते थे, कुछ ऐसी चीज़ें करते थे जिससे और ज़्यादा उनकी पब्लिसिटी भी हो रही थी। कम्युनिटी एंगेजमेंट में मैं तुम्हें एक अच्छा एग्जांपल दूं तो दैट वुड बी कि जैसे मान लो कार्बन एमिशन कोई फैक्ट्री है, तो अगर वो जितना कार्बन छोड़ रही है उसके ही क्या बोलते हैं प्रोपोजिशन में उतने ही पेड़ लगाए, या फिर पेड़ लगाने वाले जो NGOs हैं उनको उतना ही फंड करे। तो दैट वुड बी कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सोशल वर्क। बेसिकली जितना तुम हार्म कर रहे हो एनवायरनमेंट को उतना ही तुम दे भी रहे हो। तो इसको कार्बन ट्रेडिंग भी बोलते हैं। सिक्स पॉइंट है नेशन वाइड एक्सपेंशन। तो इन लोगों का एक्सपेंशन एक्चुअली काफ़ी बड़ा था लाइक Tier 1 सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ एंड स्मॉल टाउन्स तक भी पहुंच गया था बिग बाज़ार। तो हर घर में बेसिकली एक अपनी छाप, एक अपना नाम छोड़ दिया था एट वन। तो ये तो हो गया राइज ऑफ बिग बाज़ार। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इतनी बड़ी कंपनी इतने लॉस में कैसे चली गई एंड हाउ इट बिकम इररिलेवेंट इन द मार्केट। सबसे पहला और आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी मेन रीजन वुड बी फेलियर टू अडैप्ट ई कॉमर्स। तो जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट मार्केट में आए तो बिग बाज़ार की सेल कम होनी शुरू हो गई फॉर ऑब्वियस रीजंस। लोगों को और ज़्यादा कन्वीनियंट चीज़ मिल गई, घर पे बैठे बैठे उनको सब मिल गया। तो कौन बाहर जाना पसंद करता है, वैसे भी आलसी लोग तो हैं ही हम। सेकेंड रीज़न वुड बी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन। तो जैसे अगेन Amazon, फ्लिपकार्ट सब ऑनलाइन मिल रहा था तो उतना बिग बाज़ार में टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न कि उनकी सेल्स कम हो रही थी। थर्ड रीज़न था इनएफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो जो भी कॉम्प्लेक्स उनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट था उसकी वजह से उनको बहुत लॉसेस भी झेलने पड़ रहे थे। कभी कभी डिलीवरी टाइम पे नहीं हो पा रही थी जिसकी वजह से कंज्यूमर्स खुश नहीं थे। एंड दिस लीड्स टू फोर्थ पॉइंट नेग्लेक्टिंग कंज्यूमर डिमांड्स। तो जो भी उनके कस्टमर्स थे, जो भी बेसिकली कंज्यूमर थे, रेगुलर कस्टमर्स थे, उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा था बिग बाज़ार। बेसिकली नेग्लेक्ट कर रहा था जस्ट अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको देना, बेचना एंड नॉट लिसनिंग टू द कंज्यूमर। फिफ्थ रीज़न था हैवी डेट बर्डन। तो ड्यू टू दिस वास्ट एंड लाइक रैपिड एक्सपेंशन तो वो लॉसेस में भी एक्सपैंड करे जा रहे थे जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी तो कम हो ही गई थी एंड ऊपर से डेट भी चढ़ने लगा था। तो ये सब तो थे कुछ मेन रीजन एंड आगे और भी काफ़ी रीजंस थे जैसे मिसअलाइंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज एंड अनसस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। अनसस्टेनेबल बिजनेस मॉडल से मतलब है कि ऑपरेशनल कॉस्ट तुम्हारी हाई हो रही थी, रेवेन्यू तुम्हारा नीचे जा रहा था, तो उसकी वजह से प्रॉफिट्स जो थे वो लॉसेस में कन्वर्ट हो रहे थे। तो इट वॉज प्रीटी मिस। तो बात है कंक्लूजन पे कि भाई बिग बाज़ार का जो ये राइज एंड फॉल का पूरा सिनेरियो है, पूरा केस स्टडी है, ये तुम्हें क्या सिखाता है, क्या लेसन्स देता है बेसिकली एज एन एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहला और सबसे मेन लेसन है लाइक अडैप्ट विद द टेक्नोलॉजी, इवॉल्व विद द टेक्नोलॉजी बेसिकली। तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं, समय आगे बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती जा रही है। नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, लाइक हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा मतलब बहुत चेंजेस आते जा रहे हैं। लाइक जैसे तुम अगर 10-15 साल पहले देखोगे तो अटेंशन स्पैन वाज ऑफ अराउंड 1 मिनट। अभी अटेंशन स्पैन एक रील के बराबर भी नहीं है। तो शायद एवरेज 20-25 सेकंड कुछ होगा, शायद उससे भी कम ही हो। क्योंकि अगर तुम कोई रील भी देखोगे तो शायद 5 से 10 सेकंड तक तुम देख पाओगे, अगर इंटरेस्टिंग नहीं लगी तो हटा दो। तो स्टार्टिंग के 5 से 10 सेकंड तुम्हें इसलिए अच्छे बनाने पड़ते हैं जस्ट टू हुक द ऑडियंस। तो एज अ ह्यूमन बीइंग भी हम काफ़ी चेंज हो रहे हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू इवॉल्व, अदरवाइज बिजनेस नीचे जाएगा ही जाएगा। एंड द सेकंड रीजन इज अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर्स, अंडरस्टैंडिंग योर कंज्यूमर एंड उनके जो नीड्स हैं उनको केटर करना आना चाहिए। बिकॉज तुम्हारा बिजनेस ही उन्हीं से चल रहा है। अगर तुम B2C ब्रांड हो या B2C बिजनेस हो तो तुम्हारा बिजनेस ही कस्टमर्स हैं। अगर B2B हो तुम्हारा जो कस्टमर्स हैं वो बिजनेसेस है। नाइस। तो बेसिकली जो भी तुम्हारे कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को केटर करना आना चाहिए एंड जो भी वो मांग रहे हैं उनको देना आना चाहिए, अदरवाइज कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। और ऐसा भी नहीं है मतलब लाख में से कोई एक किसी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस कर रहा है तो सिर्फ उसकी एक की सुनी जाए। तो बेसिकली मेजॉरिटी डिसीजन होता है, वो सब एनालिटिक्स टीम्स करती है। मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। स्टोरी ऑफ बिग बाज़ार वाइल अनफॉर्चुनेट, मतलब अनफॉर्चुनेट टू देम,
हमें तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इट एक्चुअली गिव्स अ लॉट ऑफ लेसन्स टू अस कि लाइक एज अ बिजनेसमैन अगर तुम बिजनेस करना चाह रहे हो तो लाइक बिजनेसमैन दो टाइप के होते हैं। पहला जो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिनको लगाव है उस चीज़ से एंड दे आर हैप्पी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, मतलब इमोशनली अटैच्ड है, तो एक वो टाइप के बिजनेसमैन होते हैं। दूसरे होते हैं जिनको बस पैसा बनाना है एंड पैसा बनाने के लिए कितना भी दिमाग लगा सकते हैं, कितना भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये दोनों टाइप के बिजनेसमैन सक्सेसफुल होते हैं। एंड जो तीसरे होते हैं जिनको बस पैसा बनाना है किसी भी तरीके से विदाउट एनी एनालिसिस, बस प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं मार्केट में, दे आर नॉट लुकिंग एट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वो बिजनेसमैन नहीं होते, वो पागल होते हैं। ये मैंने जो बोला या ये मैंने सही बोला। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।